गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में राज्यपाल की कुछ शक्तियों का अध्ययन किया था, जिसमें आमतौर पे हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में हमने विस्तृत विश्लेषण अध्ययन किया। हमने समझा कि राज्यपाल के पास क्या क्या कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या विधायी शक्तियाँ। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राज्यपाल की जो कुछ अन्य शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप पूरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से एक एक शक्ति का पूरा अध्ययन कीजिए कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं वीटो शक्ति। सबसे पहले समझते हैं कि वीटो क्या होता है, वीटो से क्या तात्पर्य है। वीटो एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में कहा जाता है निषेधाधिकार, अर्थात सामान्य शब्द में बात करें तो मैं मना करता हूँ। वीटो का सामान्य अर्थ क्या होता है? मैं मना करता हूँ। ठीक है, मैं मना करता हूँ, ये है इसका वीटो का सामान्य अर्थ। अब देखो, इस वीटो पावर का प्रयोग कहाँ पर होता है? वीटो पावर का प्रयोग होता है जो भी हमारी विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक बनाए जाते हैं और वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और हस्ताक्षर होने के बाद में वो फिर कानून का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे विधेयक के संबंध में ही इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब राज्य की बात करें तो जिस प्रकार से हमने केंद्र में पढ़ा था राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल की वीटो शक्ति है। क्या क्या होता है तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं कि एक साधारण विधेयक के संबंध में और एक धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल अपनी ये शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। तो पहले देखते हैं हम साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल क्या क्या करते हैं। तो देखिए, जब विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यपाल को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, क्या बता रहा हूं कि विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक जब राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प होते हैं। एक एक विकल्प को आप अच्छे ढंग से समझ लो। पहला विकल्प तो ये कहता है कि जो भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर जो भी विधेयक आया है उसको तुरंत प्रभाव से अपनी अनुमति दे दो, परमिशन दे दो, उस पर अपने हस्ताक्षर कर लो, तो फिर वो कानून बन जाता है। कानून बन जाता है। एक चीज ये हो गई। यहाँ फिर जो भी विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक आया है उस विधेयक को अपने पास रोक लिया। यह कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। वीटो का एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। रोक दिया अपने पास, रोकने की घोषणा कर दी, पड़ा रहेगा। संविधान में यह कहीं लिखा नहीं है कि कब वापस लौटाओगे, अपने पास पड़ा रहेगा दराज में। ठीक है, ये चीज होगी। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वह विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी जो विधेयक आया है उस पर हमारे राज्यपाल द्वारा कुछ अपनी सिफारिशों के साथ पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। एक बार आप इस सभी अनुबंध पर विचार करिए और मैं चाहता हूँ कि ये हटा लीजिए और ये जोड़ दीजिए। जो भी अपनी जो सिफारिशें होती है वो सिफारिश पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब जब पुनर्विचार के लिए वापस आया है तो विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ यह बिना संशोधन के साथ पुनः पारित कर देता है। अब ये हमारी विधानसभा की शक्ति है कि वो राज्यपाल की सिफारिश माने या न माने, लेकिन माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। फिर पुनः पारित कर देता है तो फिर राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। फिर उस पर किसी प्रकार का कोई भी वीटो का पावर प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं है, फिर उसको देनी होती है। एक बार लौटा दिया तो दूसरी बार आते ही उसको परमिशन देनी ही होगी, ये कहलाता है।
ठीक है, मतलब एक प्रकार से निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। चौथी कंडीशन ये है, चौथी कंडीशन क्या है कि वे अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल इस बात पर बाध्य है कि अगर उसकी राय में किसी विधेयक के अधिनियम बन जाने से उच्च न्यायालय की शक्ति कम होती है तो वह उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। सबसे बड़ी शक्ति, अगर राज्यपाल को लगे कि इस विधेयक से हमारे राज्य के जो उच्च न्यायालय उसकी शक्ति कम हो रही है, पहली बात, या ऐसा कोई धार्मिक या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा कोई विधेयक है या ऐसा कोई आतंकवाद से जुड़े मामलों से जुड़ा विधेयक है, तो फिर वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के परमिशन के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई साधारण विधेयक के संबंध में। क्या बताए कि यहाँ तो अगर विधेयक आ गया है तो या तो उसको परमिशन दे दो या फिर उसको परमिशन मत दो, अपने पास रख लो। तीसरी कंडीशन है कि आप उस विधेयक पर अपनी कुछ सिफारिशें जोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा दो और पुनर्विचार होके वापस विधेयक आ जाता है तो उस पर आपको परमिशन फिर देनी ही होगी। चौथी है, अगर आपको लगता है कि ये किसी प्रकार से शक्तियों का अतिक्रमण है या हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने से संबंधित है, ऐसा कुछ भी है, तो फिर वो राज्यपाल क्या करेंगे, उसको राष्ट्रपति की परमिशन के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, देखो राष्ट्रपति के पास आमतौर पर भेजा कब जाता है, यदि वो विधेयक संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो, यदि उसमें राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल हो और वे देश के हितों के विरुद्ध हो, ऐसे मामलों में फिर क्या करेंगे, देखो यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है तो उस विधेयक के संबंध में उसकी भूमिका वहीं समाप्त हो जाती है। जब उसने ये तय कर लिया है कि इसको तो राष्ट्रपति के पास भेजना ही है तो फिर उस विधेयक के संबंध में जो भी राज्यपाल की भूमिका थी वह सुरक्षित करने के साथ उसकी समाप्त हो गई। अब भूमिका किसकी शुरू हो गई, राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, यहाँ तो उस पर स्वीकृति दे सकते और नहीं भी दे सकते। ठीक है, वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उस विधेयक को पुनः एक बार राज्य के विधानमंडल के लिए भेजें। जब विधेयक इस प्रकार से लौटाया जाता है तो संदेश प्राप्त होने की तिथि के 6 महीने के भीतर भीतर विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा विधेयक पर पुनर्विचार किया जाता है। एक बार भेज दिया है तो भेजने की उस दिन की तिथि से लगाकर 6 महीने के भीतर भीतर उसको उस पर पुनर्विचार करना ही होता है राज्य के विधानमंडल में। यदि विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया है और पुनः उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो भी ध्यान रखना, राज्यपाल तो कर देता साइन, लेकिन यहाँ पर अब राष्ट्रपति साइन करने या अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये आपको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। और चाहे तो पुनः वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अनुच्छेद 201 में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाए, उसके संबंध में स्वीकृति की अनिवार्यता या कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी शक्ति इसके संबंध में हमारे राष्ट्रपति के पास है। ये तो होगी साधारण विधेयक के संबंध में। अब समझते हैं धन विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्ति है। देखिए, धन विधेयक के संबंध में यह है कि वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा भी कर सकता है, वह मतलब राज्यपाल। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल आमतौर पे किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालते हैं, क्योंकि धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले ही उस पर अनुमति प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए आमतौर पे वो स्वीकृति दे देते हैं और वह अधिनियम बन जाता है। प्राय स्वीकृति देते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि विधानसभा में जाने से पहले ये सब काम हो चुका होता है। ठीक है, पर माना कि अगर विधेयक को स्वीकृति नहीं दी है तो फिर वो अधिनियम नहीं बन जाता है, फिर वो एक प्रकार का वीटो का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास विचार के लिए भी सुरक्षित या आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ये है धन विधेयक के संबंध में शक्तियां। कंप्लीट। अब अगले है हमारे राज्य के राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, कि उनके पास फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है।
राज्य के राज्यपाल की फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, तो एक एक करके आप समझिए। सबसे पहली बात, राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। देखो, राज्यपाल ये पूरा तय करेंगे, क्या तय करेंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च महीने में राज्य की विधानसभा के समक्ष या उसके पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे प्राय बजट के नाम से जाना जाता है, बजट को ही रखा जाएगा। अर्थात उस पूरे आगामी वित्तीय वर्ष में कि हम इस वर्ष में क्या क्या, किस क्षेत्र में किन किन योजनाओं को क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक वार्षिक वित्तीय विवरण पूरा प्रस्तुत किया जाएगा। यह राज्यपाल तय करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री जो भी होते हैं वो आर्थिक समीक्षा यानी गए वर्ष में जो बजट पेश किया था उसमें हमने जिन जिन मदों पर, जिन जिन क्षेत्रों पर हमने जो खर्च किया है, हमें क्या उपलब्धि हासिल हुई और कहाँ सफलता हुई, क्या सब कुछ पूरा इकोनॉमिक्स पूरा डेटा सामने रखा जाता है, पूरी आर्थिक समीक्षा की जाती है कि हमें ये उपलब्धि हासिल हुई, हमने इस क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त की, जो भी पूरा ये वो पेश किया जाता है और फिर आगामी वर्ष के लिए ये पूरा बजट पेश किया जाता है। तो ये पूरे राज्यपाल ही तय करते हैं, सुनिश्चित यही करते हैं। एक ये काम हो गया वित्तीय शक्तियों में। दूसरा है कि कोई भी धन विधेयक राज्य विधानमंडल में या विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। अभी भी हमने थोड़ी मिनट पहले ही बात की थी कि जब राज्य के राज्यपाल अनुमति देंगे तभी धन विधेयक विधानसभा में पेश होगा। धन विधेयक विधानसभा में पेश तभी होगा जब राज्यपाल अपनी परमिशन देते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। यानी किसी अचानक से कोई खर्च हो गया, महामारी आ गई हो, ऐसी कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो फिर राज्य की जो आकस्मिक निधि है उसमें से अग्रिम राशि ली जा सकती है, ठीक है। अगला है राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से किसी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती या ग्रांट की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके लिए परमिशन राज्यपाल की अनिवार्य होती है। यही नहीं, राज्यपाल है वो राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक मालिका परीक्षक जो राज्य स्तरीय रिपोर्ट होती है उसको विधानमंडल के समक्ष या विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। ये भी हमारे राज्यपाल की शक्ति है। तथा हर 5 वर्ष के बाद में राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। आप सभी को पता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में जो भी इनके जो विषय लिखे हैं उसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग को गठन करना अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए हर 5 साल पूरे होने से पहले नवीनतम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है ताकि वो पूरी पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ीकरण, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का पूरा काम देखकर सिफारिशें प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये होगी हमारे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। अब एक महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जब विधायी शक्तियों के संबंध में पढ़ रहे थे, लेकिन प्रमुख प्रावधान होने के नाते अभी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब सोचो, अब समझो, अध्यादेश होता क्या है। इंग्लिश में बच्चों उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहेंगे, हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। हमारे सेम टू सेम आप राष्ट्रपति पास भी पढ़ के आए, उसके पास भी शक्ति है, और राज्यपाल के पास भी शक्ति है। अब देखिए कि जब कभी अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि तत्काल प्रभाव से कोई कानून निर्माण की आवश्यकता पड़ जाए। अब देखो, आप सभी को पता है कि कानून का निर्माण हमारी व्यवस्थापिका अर्थात
विधान परिषद, ये सब मिलकर करते हैं। फिर विधेयक आता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल उसको साइन करते हैं, तब वो कानून बनता है। एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबा समय लगता है। लेकिन अचानक से ऐसे उत्पन्न परिस्थितियां हैं कि अब बहुत ज़रूरत हो गया है, ये बहुत अति आवश्यक हो गया, अब तो कानून लाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश कानून ही होता है, अध्यादेश क्या होता है, कानून ही होता है। लेकिन यह इसकी जो अवधि होती है, इसका जो जीवन काल होता है अध्यादेश का, वो होता है 6 महीने का। यानी 6 महीने तक ये कानून का रूप ही रहेगा, कानून की तरह ही लागू रहेगा, पूरी इसके पीछे कानूनी शक्ति है। लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर आपको अपनी विधानसभा का सत्र बुलाकर, अगर आपको ये अनवरत रूप से लागू रखना है तो विधानसभा में लाकर उस विधेयक के संबंध में पारित करना पड़ता है, संकल्प पारित करना पड़ता है। फिर राज्यपाल उस पर अपनी परमिशन देते हैं, तब फिर वो हमेशा के लिए अनवरत रूप से लागू हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका जीवन काल 6 महीने का है, लेकिन जो ही सत्र प्रारंभ हो जाता है तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ये अस्तित्व में रहेगा, उसके बाद में फिर ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्ति है। एक बात मैं पुनः स्पष्ट बता दूं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक प्रकार से विधायी शक्ति का ही अंग है, कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं हो रहा हो और उस समय राज्यपाल है इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करते हैं। देखो, यदि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है, सेशन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल को यह असमाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गई हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अति आवश्यक हो गया है, तो फिर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने शक्ति उनके क्षेत्राधिकार में है या राज्य के विधानमंडल के पास है। बात समझ में आ गई? आप केंद्रीय सूची पे या किसी अन्य क्षेत्र पे आप जो उनका अतिक्रमण करके आप किसी प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं करवा सकते। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है, इसलिए ये भी कानून का स्वरूप ही होता है। ठीक है, पर ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसे मामले हैं राज्यपाल को तब तक अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जब राष्ट्रपति ने उसे ऐसे अनुदेश न दिए हो। कहने का तात्पर्य, कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे जो भी मतलब जो ऐसे प्रावधान होते हैं जिनको शामिल करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, या फिर उसमें ऐसे प्रावधान जिसमें किसी विधेयक के होते हुए राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है, तो उसके सामने वो अध्यादेश जारी भी नहीं कर सकते। पर आपको समझना है कि अध्यादेश एक प्रकार अस्थायी कानून होता है। 6 महीने के लिए, 6 महीने के भीतर राज्य के विधानमंडल से उसको पारित करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे संबंधित, तो इसलिए उसकी सीमाओं को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमारी जो भी कानून निर्माण की जो सीमा है उसके अंदर, उसके तहत ही वो अध्यादेश जारी करवाए। ठीक है, तो पुनः बताता हूँ कि अध्यादेश को निरंतर जीवित रखने के लिए जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसका अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे, और जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया जाना जरूरी होता है। और यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों से समवेत होते हैं तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन दोनों की में से बाद होने वाली तिथि से की जाती है। तो ये है उसके संबंध में कुछ प्रावधान कि अध्यादेश जारी कैसे किया जाता है और उसकी क्या शक्ति होती है, क्या उसका जीवन काल होता है। ये आप सामान्य बात आपको ध्यान रखनी है। अगली जो हमारी शक्ति है वो है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को 161 के तहत। इसमें यह है कि किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को जो भी दंड दिया है उसको माफ़ करना है, क्षमा करना है, निलंबित करना है या उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना है, तो ये शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, पर ध्यान ये देना है आपको, अतः आप ये इस पर समझ लीजिए कि जो समाधान की जो शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में क्या क्या मूल अंतर है। राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्रीय विधियों के तहत घोषित अपराधों में संबंधित जो भी दंड हैं उन पर क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधि के तहत ही अपराधों के जो भी मामले हैं उनको क्षमा कर सकते हैं। सैन्य अदालत या कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को माफ करना, कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को बिल्कुल नहीं है। लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अन्य पूरा अधिकार रखते हैं, चाहे वे केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है कि वे मृत्युदंड माफ कर दें।
वह अधिक से अधिक इतना जरूर कर सकता है कि उसको स्थगित कर दें या फिर उसको लघुकृत कर दें। यह है उसके समन्वय शक्ति। अगली है आपातकालीन शक्ति। देखिए, यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य एक बार पुनः स्पष्ट करवाता हूँ कि राज्यपाल को पूरा एहसास हो जाए, आभास हो जाए या समाधान हो जाता है कि अब राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि जो भी हमारा संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनुसार शासन चलाने की जो क्षमता है उसके अनुसार अब चलाया जाना संभव नहीं रहा है, तथा इसके आधार पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और राज्य आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल की है अपनी आपातकालीन शक्ति। तो देखिए, हमने आज स्पष्ट किया राष्ट्रपति की, माफ कीजिए, राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ और राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ।